Okay, student, this is video lecture number 3, Computer Architecture Week 50. अच्छा, हम सी पी और आई ओ पी के दरमियान जो कम्युनिकेशन थी उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हम अभी देखते हैं कि हमारे पास सी पी यू और आई ओ पी कैसे कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो हमारी लास्ट वीडियो का एंड था उसमें हमने सी पी यू को एज अ मास्टर की तरह बताया था, और हमारे पास आई ओ पी जो थी एज अ स्लेव प्रोसेसर की तरह हमारे पास वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन है हम उसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए चलेंगे कि हमारे पास सी पी यू जो है मास्टर है और हमारे पास आई ओ पी जो है हमारे पास स्लेव प्रोसेसर है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा सीपीयू तब आईओपी की तरफ रुजू करेगा या जाएगा जब उसके पास कोई इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आएगी। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा सबसे पहले आईओपी के पास टू चेक कि मेरा जो आईओपी है वो अवेलेबल है, काम कर रहा है, ठीक है। और जिस मेमोरी के साथ उसने कम्युनिकेशन करनी है वो लोकेशन वगैरह में कोई इशू तो नहीं है। आईओपी सारा कुछ चेक करके वो स्टेटस देगा सीपीयू को। अगर वो स्टेटस सारा कुछ सही है, वो डिवाइस भी अवेलेबल है जिसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, मेमोरी का भी पाथ अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो सीपीयू क्या करेगा, एक्सेप्टेंस अपनी देगा। और फ्रॉम दिस पॉइंट हमारे पास यहाँ पर सीपीयू और आईओपी ना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सीपीयू क्या करेगा, एक तो वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम को वो आईओ इंस्ट्रक्शन आई है वो तो उसे दे दिया, वो उस प्रोग्राम को छोड़ के, क्योंकि वो प्रोग्राम तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक ये आईओ ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो दूसरा जो प्रोग्राम होगा जिसमें आईओ की ज़रूरत नहीं है, अभी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली इस पॉइंट से हमारा आईओपी भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और हमारा आईओपी क्या करेगा बाय यूजिंग डीएमए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो आईओपी होता है उसका अपना भी डीएमए होता है। ठीक है, पहले तो हम डीएमए विद रिस्पेक्ट टू सीपीयू देख रहे थे, अब हम डीएमए देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आईओपी। उस डीएमए को इस्तेमाल करते हुए साइकिल स्टीलिंग का कॉन्सेप्ट होगा या बर्स्ट ट्रांसफ़र का मेथड होगा, उसको इस्तेमाल करते हुए तमाम आईओ ट्रांसफ़र कंप्लीट करेगा। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, और वो इंटरप्ट किसको भेज देगा, वो इंटरप्ट आपका चला जाएगा सीपीयू को। अच्छा, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट जो है आईओपी स्टेटस की, ये सीपीयू ने करनी है। इंटरप्ट जब आएगा सीपीयू के पास तो उसे ये सीपीयू को पता चल जाएगा कि अब जो ये ट्रांसफ़र है ये कंप्लीट हो गई है, लेकिन सीपीयू स्टिल वांट्स टू हैव सर्टेन इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास कोई एरर्स तो नहीं आए, डेटा पूरा ट्रांसफ़र हो गया, हमारे डिवाइस में कोई इशू तो नहीं था, या जो भी तमाम इन्फॉर्मेशन, कहीं बैड सेक्टर तो नहीं था मेमोरी में, या जो भी हमारे पास इशू है ऐसी कोई बात तो नहीं थी, वो तमाम चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो ये इन तमाम चीज़ों का क्वेश्चन आपसे आईओपी से पूछा जाएगा। और आईओपी जो है वो ट्रांसफ़र जो है, स्टेटस जो है वो मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र कर देगा, और यही ट्रांसफ़र जो है आपके पास कहाँ चली जाएगी, आपके पास सीपीयू के पास चली जाएगी कि वो चेक कर सके। जब ये चेक हो जाएगा तो आपका आईओपी अब फ्री है अपने, अब वो कोई काम नहीं कर रहा। अब सीपीयू भी अपने जो पहला प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था जिसमें आईओपी की या आईओ इंस्ट्रक्शन की उसे ज़रूरत थी, वो इंस्ट्रक्शन उसे इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर जाएगा। और जब दोबारा जब भी हमारे सीपीयू को आईओपी की ज़रूरत होगी तो ये ऐसे ही सीरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड आईओपी होगा। तो यहाँ पर हम इस आईओपी को ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर हम अपना चैप्टर नंबर 11 भी यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों था, क्योंकि अब जब से हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना स्टार्ट किया तो हम सबसे पहले हमने प्रोसेसर को देखा कि प्रोसेसर है क्या। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मेमोरी के साथ उसकी क्या इंटरेक्शन है। फिर हमने कंट्रोल यूनिट को विद रिस्पेक्ट टू सीपीयू देखा। फिर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयूज़ के हैं। फिर हमने ये देखा कि हम सीपीयू को एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते गए, हमने फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस को भी देखा विद रिस्पेक्ट टू सीपीयू। ठीक है, कि हमारा सीपीयू इन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कैसे काम करता है। इस चैप्टर को एंड करने से पहले थोड़ा सा मैं कंक्लूजन कर लूँ, फिर हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे विच इज़ ऑल अबाउट मेमोरी। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके लिए आईओ इनपुट आउटपुट इंटरफेस का होना ज़रूरी है फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। ठीक है, फिर हमने देखा कि सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा कैसा है, सीपीयू कैसे रिएक्ट करता है। फिर हमने उसमें देखा स्ट्रोक कंट्रोल क्या होता है, हमने उसमें देखा हैंड शेकिंग क्या होती है। फिर हमने मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र देखे, हमने आईओपी को देखा, हमने इंटरप्ट इनिशिएटेड को देखा, हमने डीएमए को देखा, और फाइनली हमने आईओपी को देखा। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ आ गई है, और एक हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि हमारे पास सीपीयू इन तमाम डिवाइसेस के साथ
कैसे इंटरेक्शन करता है पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मेमोरी। और अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 12 है बुक का। इस चैप्टर में, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, हमने अभी देखनी है कुछ चीज़ें। इस चैप्टर में हमने देखना है मेमोरी को विद रिस्पेक्ट टू सीपीयू। हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली विद रिस्पेक्ट टू सीपीयू, लेकिन मेमोरी हमारे पास एक इंटीग्रल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीयू का, और इसके बगैर हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग ही नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में ये देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज़, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज़ डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, कि हमारे पास अगेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास हाई एफिशिएंसी रहे, और हमारी जो डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हमारे पास पूरी होती रहें। तो अब हम ज़रा इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर नंबर 12 ऑफ द बुक, मेमोरी हायरार्की। अच्छा, मेमोरी हायरार्की जो है, देखें, अभी तक हमने जब भी मेमोरी को डिस्कस किया तो हमने एक कॉमन वर्ड यूज़ किया, मेमोरी, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मेमोरी क्या थी, ठीक है। क्योंकि हमने इसको एज एन एब्स्ट्रक्शन देखा, ठीक है, हमने इसकी डेप्थ में नहीं गए। लेकिन अब हम यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास मेमोरी है क्या, और हायरार्की का क्या मतलब है। अच्छा, अब हमारे पास जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी एक कंप्यूटर की, तो हमारे पास कुछ डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हमारे पास मेमोरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ डाटा होता है, और डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा भी होता है। तो हमने उसमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो हमने देखना है। दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम उसे फ़ास्ट करें, और जब हम इन चीज़ों को, हम मेमोरी को फ़ास्ट करना चाहते हैं या मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर एक और इशू हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास अफोर्डेबिलिटी भी रहती है नहीं रहती, कि हमारे पास हम फास्ट कर दें या मेमोरी को बहुत ज़्यादा कर दें, तो क्या हमारे पास अफोर्डेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या हमारे पास मेमोरी की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वो सीपीयू की कॉस्ट से भी बढ़ जाए। तो हमने कुछ एक मैकेनिज़्म बनाना है, और वो मैकेनिज़्म हमने कुछ इस तरह बनाना है कि तमाम हमारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएँ। और वो रिक्वायरमेंट, जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, वो ये होनी चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट भी हमारी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि वो अफोर्डेबल रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेमोरी को हायरार्की में रख लेते हैं, और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, और हमने उन मेमोरीज़ को एक ख़ास तरीके से ऐसे अरेंज करना है कि जब वो कंबाइन हो तो वो हमें एक मेमोरी लगे, लेकिन वो हमें स्पीड भी प्रोवाइड करें, वो हमें स्पेस भी प्रोवाइड करे, और उनका कॉम्बिनेशन जो है एज अ होल वो इतना क्या हो, एक्सपेंसिव भी ना हो, ठीक है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड मेमोरी हायरार्की, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मेमोरी हायरार्की कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हार्डवेयर को कंबाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है, और कुछ हमारे पास ये जो चीज़ें हैं हम इनको समझ भी सकते हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में हमने सुना होगा लेकिन हमें उनका आइडिया नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स आपने सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है, डिटेल में हमारी डिस्कशन भी हुई भी है, और डिफरेंट कोर्सेज़ में आपने इनको इस्तेमाल करते हुए भी देखा हुआ है। ये प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी होती है, और प्रोसेसर इसमें वो चीज़ें रखता है जो इमीडिएटली उसे इस्तेमाल करनी होती हैं, और उनकी एग्जीक्यूशन, उनका उनका होना ज़रूरी है फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर इस डायग्राम में भी अगर आप गौर से देखें, ये सीपीयू के अंदर ही बनाया गया है। सो दैट इज़ द बेसिकली इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है कैश मेमोरी, ठीक है, इसे आप कैशे भी कहते हैं, कैश मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। ये रैम और रोम की हम बात कर रहे हैं, इनके दरमियान, CPU और इनके दरमियान होती है, ठीक है। यानी ये हमारे पास रैम एंड रोम हो गई, ये हमारे पास CPU हो गया, इनके दरमियान में एक और मेमोरी हमने इंट्रोड्यूस कराई, दैट इज़ कॉल्ड कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारे पास साइज़ में इतनी बड़ी नहीं होती जैसे हमारे पास मेन मेमोरी होती है, लेकिन उतनी छोटी भी नहीं होती जितने हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। कैश मेमोरी हमारे पास उन चीज़ों के लिए हम रखते हैं जो हमें अक्सर चाहिए होती हैं, और हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं, ताकि हमें बार बार मेन मेमोरी में ना जाना पड़े। अब हम मेन मेमोरी में जाना क्यों नहीं चाहते, हम मेन मेमोरी में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो CPU से दूर है, और हमारे पास रजिस्टर्स का साइज़ छोटा है, और रजिस्टर्स डेडिकेटेड होते हैं कि हम मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर नहीं रख सकते। तो कैश मेमोरी हमारे पास इंटरमीडिएट एक मेमोरी होती है जो CPU के करीब होती है, बल्कि इसकी जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसके हम लेवल्स भी देखेंगे
کہ ہمارے پاس کچھ لیول سی پی یو کے اندر بھی ہوتے ہیں اور کچھ لیولز ہمارے پاس سی پی یو کے باہر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایڈجسٹنٹ میموری ہوتی ہے ٹو دا سی پی یو. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہمارے پاس ڈیٹا فیچ کرنے کے لیے ہمیں بڑا کوئک رسپانس دیتی ہے، کیونکہ مین میموری ہمارے پاس دور ہوتی ہے. اچھا، اس کا جو سائز ہوتا ہے یہ ہم چھوٹا رکھتے ہیں. اس کا سائز ہم چھوٹا کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا روم ہے، اس میں ایک چیز آپ نے رکھی ہے، اسے فائنڈ آؤٹ کرنا تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوگا. لیکن اگر کسی ایک جگہ ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو آپ کو سرچ کرنا بھی ٹائم کم لگے گا اور اس میں چیز کو آپ فائنڈ کرنا بھی آپ کے آسانی سے ہو جائے گا. تو یہ مین میموری سے اس کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے مین میموری آ جاتی ہے. مین میموری میں ہمارے پاس وہ ڈیٹا رکھا جاتا ہے جو ہمارے پاس کرنٹ ایگزیکیوشن کے لیے ہمارے سی پی یو کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. جیسے ہم نے جو پروگرام ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کے ہمارے پروسیسز ہوتے ہیں، ان کے جو ہمارے ویریبل ڈکلیئر ہوتے ہیں، وہ ہم مین میموری میں رکھتے ہیں اور ایز پر آر نیڈ ہم اس کو استعمال کرتے جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس ڈسک آ جاتا ہے. ڈسک ہمارے پاس اگین اسٹوریج ہوتی ہے. ہمارے پاس یہاں پر ہم وہ ڈیٹا رکھتے ہیں جسے ہم پرماننٹلی اسٹور کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمارے پاس کرنٹ ایگزیکیوشن میں نہیں ہوتا، اور یہ وہاں پر رکھا جاتا ہے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی چیز ہم نے ایگزیکیوشن کے لانا ہے، تو ہم پھر ادھر سے اٹھا کے مین میموری میں لوڈ کر دیتے ہیں، پھر ہمارا کام چلتا ہے. اس ٹاپک کو ہم فردر ویڈیو نمبر 4 میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پر ہم ویڈیو نمبر 3 ویک 15 کی اینڈ کرتے ہیں.